नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक रोमांचक उपन्यास ऑपरेशन बैंकॉक पार्ट 4। मैं संतुष्ट नहीं हूँ, जैस्पर बोला। प्रिंस सचावेता ने अनिच्छापूर्ण ढंग से जैस्पर की ओर देखा। वह बेहुदा हिप्पी हरमन जी बोल्टन द्वारा वहां भेजा गया था, इसलिए प्रिंस उसे बर्दाश्त कर रहा था, वरना वह उसका उस कमरे में बैठना पसंद न करता। क्यों? प्रिंस ने धैर्यपूर्ण स्वर से पूछा। तुम इस बात को गारंटी के तौर पर ले रहे हो कि क्योंकि पीटर कुशिंग ने भागने का उपक्रम किया था, इसलिए जेम्स बॉन्ड और सारा भी भागे होंगे। जाहिर है, वे तीनों साथ थे। उनका इकट्ठा भागना ही युक्ति संगत लगता है। फर्क केवल इतना है कि पीटर कुशिंग ने लॉन पार करके सामने की ओर भागने की मूर्खता की, क्योंकि उस ओर स्टेट का प्रवेश द्वार देखा था और हम लोगों की निगाहों में जल्दी आ गया, इसलिए मारा गया। लेकिन जेम्स बॉन्ड और सारा बगल से होकर पिछवाड़े के जंगल में भाग गए हैं, और अगर वे अभी महल में ही हुए तो भी क्या फर्क पड़ता है? आखिर वह कब तक भूखे प्यासे महल की ऊपरी मंजिल में छुपे रह सकते हैं? भोजन की तलाश में उन्हें नीचे आना पड़ेगा और फिर वे घेर लिए जाएंगे। तुम्हें पूरा विश्वास है कि कोई भी यहां से भाग नहीं सकता? कोई नहीं भाग सकता, प्रिंस दृढ़ स्वर से बोला। स्टेज की चार दीवारी के ऊपर लगी तारों में 440 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। जो कोई दीवार पर चढ़ने की कोशिश करेगा उसका काम हो जाएगा, और फिर मुझे विश्वास नहीं कि वह लड़की 20 फुट ऊंची दीवार चढ़ सकती है। तुमने उन तीनों के सामान की अच्छी तरह तलाशी करवाई थी? बहुत अच्छी तरह से। किसी के पास किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं था। जैस्पर चुप हो गया, लेकिन उसके मन से चिंता नहीं गई। वह कितनी ही देर बेचैनी से पहलू बदलता रहा। तुम महल की तलाशी क्यों नहीं करवाते? थोड़ी देर बाद वह फिर बोला। कई वजह है। जैसे मुझे पूरा विश्वास है कि वे दोनों महल में नहीं हैं और इसकी तलाशी बेकार है। जैसे महल बहुत बड़ा है और उसकी ऊपरली 3 मंजिलें क्योंकि कई सालों से इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, इसलिए उनमें बिजली की फिटिंग नहीं है। जैसे मेरे पास सिर्फ 25 आदमी हैं और उनको मैं सारी रात महल की तलाशी लेते रहने में थकाना नहीं चाहता। महल की तलाशी से कुछ हासिल तो होना नहीं, उल्टे नुकसान यह होगा कि कल वे लोग भगोड़ों की तलाश में 1200 एकड़ का जंगल छानने के काबिल नहीं रहेंगे। वैसे अब तलाशी लेने में और सुबह तलाशी लेने में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर वे महल में हैं भी तो उनके रात भर किसी अंधेरे कमरे में बैठे रहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं कि जेम्स बॉन्ड इतना मूर्ख हो कि छुपने के लिए 1200 एकड़ के घने जंगल को छोड़कर वह इस महल में छुपा बैठा रहे। जंगल की ऐसी की तैसी, जैस्पर तनिक झल्ला कर बोला। मैं चाहता हूं कि पहले महल की चप्पे चप्पे की तलाशी करवाई जाए। तुम मुझे आदेश दे रहे हो? प्रिंस गर्ज कर बोला। मैं तुम्हें आदेश नहीं दे रहा हूं, एक नेक राय दे रहा हूं, और मेरे पर रोब काटने की कोशिश न करो। मैं तुम्हारी हकीकत जानता हूं। यह स्टेट तुम्हारे बाप की नहीं है। तुम भी मेरी तरह हरमन जे बोल्टन के नौकर हो, इसलिए अपना शाही रोब उस पर गांठने की कोशिश करना जो तुम्हारी हकीकत जानता ना हो। प्रिंस सचावेता एकदम ठंडा पड़ गया। मैं फिर कहता हूं कि तलाशी के लिए जंगल में आदमी भेजने से पहले महल में उनकी तलाश करवाओ। अगर यह तलाश अंधेरे की वजह से रात को संभव नहीं हुई तो सुबह होते ही करवाओ। महल की तलाशी करवाने से अगर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। ऑल राइट, प्रिंस दबे स्वर में बोला। मैं सुबह पहले महल की तलाशी करवाऊंगा। गुड, जैस्पर संतुष्ट स्वर में बोला। और रात भर के लिए हर मंजिल की सीढ़ियों पर एक सशस्त्र पहरेदार तैनात कर दो। पहरेदारों को कह दो कि अगर उसे उन मंजिलों में कहीं वे दोनों दिखाई दें तो वे उन्हें फौरन शूट कर दें, और अगर किसी मंजिल पर उन्हें कोई खटपट सुनाई दे या किसी के यहाँ होने का संदेह हो तो वह फौरन बाकी आदमियों को सूचित करें। रात के अंधेरे में अगर पूरे महल की तलाशी नहीं हो सकती तो कम से कम एक मंजिल की तलाशी तो हो सकती है। ठीक है, प्रिंस उठता हुआ बोला। मैं इंतजाम करता हूं। एक बात और सुनते जाओ। प्रिंस छिटक गया। जो कुछ तुम कर चुके हो
या करने वाले हो उसे मुझ पर एहसान जताते हुए मत करो। मेरा काम उन दोनों की हत्या करना है, उन्हें तलाश करना नहीं है। अगर तुम उन्हें तलाश नहीं कर पाए, यह तुम्हारी असफलता होगी, मेरी नहीं। इसलिए मुझे परवाह नहीं कि तुम मेरी राय को मानते हो या नहीं। मैंने जो कहा है तुम्हारी भलाई के लिए कहा है। अगर तुम्हें मेरी राय पसंद नहीं है तो भाड़ में जाओ तुम, और भाड़ में जाओ तुम्हारा इंतजाम। जब तुम्हें खबर हो जाए कि वे दोनों कहाँ हैं तो मुझे बता देना, मैं उनका काम तमाम कर दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय। जैस्पर उठा और लंबे डग भरता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। प्रिंस सचावेता ठगा सा उस गंदे हिप्पी को जाता देखता रहा। जेम्स बॉन्ड दरवाजे की झिर्री में आंख लगाए सावधानी से बाहर झांकता रहा। विकट स्थिति में धीरज न खोना उसकी आदत बन चुकी थी। कितनी ही देर वह सतर्कता की प्रतिमूर्ति बना उसी स्थिति में बैठा रहा। फिर उसने पहरेदार को सीढ़ियों पर पसरते देखा। लगभग 15 मिनट बाद पहरेदार के खर्राटे लेने की आवाज जेम्स बॉन्ड को वहां तक सुनाई देने लगी। जेम्स बॉन्ड समझ गया कि वह पहरेदार केवल सीढ़ियों की निगरानी के लिए वहां तैनात किया गया था। अभी कमरों की तलाशी नहीं ली जाने वाली थी। उसने धीरे से द्वार बंद कर दिया और वापस कमरे में आ गया। सारा भीगी बिल्ली बनी पलंग पर बैठी थी। रिलैक्स, जेम्स बॉन्ड धीमे स्वर में बोला। फिलहाल कोई खतरा नहीं है। वह पहरेदार सोया पड़ा है। अब हम भी सोएंगे, लेकिन पहले एक काम कर ले। क्या? देखती जाओ। जेम्स बॉन्ड कमरे की विशाल खिड़की के पास पहुंचा। खिड़की पर पड़ी भारी पर्दों को बंद करने और खोलने वाली रेशम की डोरी को उसने मजबूती से थाम लिया। फिर उसने डोरी को एक जोर का झटका दिया। डोरी अपने स्थान से उखड़कर उसके हाथ में आ गई। उसने अपने दोनों हाथों पर डोरी को लपेटकर उसकी मजबूती को परखा। डोरी बहुत मजबूत थी। उसी प्रकार उसने बाकी के दरवाजों और खिड़कियों के पर्दों की डोरियां भी उतार ली। फिर उसने डोरियों को एक दूसरे के साथ मजबूती से बांध दिया। उस एक लंबी डोरी को लेकर वह बालकनी में पहुंचा। उसने सावधानी से बालकनी से नीचे झांका। नीचे एकदम सन्नाटा था। जेम्स बॉन्ड ने डोरी का एक सिरा बालकनी की रेलिंग के साथ मजबूती से बांध दिया और बाकी की डोरी बालकनी से नीचे लटका दी। फिर वह कमरे में वापस लौट आया। इससे क्या होगा? सारा ने पूछा। उलझन पैदा होगी। मेरे बाप ने कहा था कि बेटा, जब फंस जाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा उलझनें पैदा करने की कोशिश करो। सुबह जब वे लोग बालकनी से नीचे यह डोरी लटकी देखेंगे तो वे यही समझेंगे कि हम रात के सन्नाटे का फायदा उठाकर डोरी के रास्ते उतरकर जंगल में भाग गए। सारा चुप रही। आओ सोएं, जेम्स बॉन्ड बोला और पलंग पर आकर लेट गया। ऐसी स्थिति में तुम्हें नींद आ जाएगी? सारा हैरानी से बोली। मुझे तो आ जाएगी। मैं तो अपनी आंख भी बंद करने की हिम्मत नहीं कर सकती। आंख खुली रखकर तुम कौन सा करिश्मा कर लोगी? सारा चुप रही। मुझ पर भरोसा रखो मैडम, तुम्हें जीवित रखने के लिए जो कुछ किया जा सकता है हो रहा है। और जेम्स बॉन्ड ने आंखें बंद कर ली। सुबह हुई। पेड़ों की ओट में से उगते हुए सूरज का प्रकाश सचावेता स्टेट में फैल गया। प्रिंस सचावेता ग्राउंड फ्लोर पर स्थित अपने बेडरूम में से निकलकर टेरेस पर आ गया। उसी क्षण एक वर्दीधारी नौकर भागता हुआ उसके समीप पहुंचा। सर, वह हाँफता हुआ बोला, 5वीं मंजिल की बालकनी में से एक रस्सी लटक रही है। कहाँ? प्रिंस तीव्र स्वर में बोला। नौकर ने बाईं ओर की दीवार की ओर संकेत कर दिया। प्रिंस सचावेता ने देखा, बाईं ओर काफी दूर की दीवार के साथ रेशम की एक पतली सी डोरी लटक रही थी। उसी क्षण टेरेस पर जैस्पर भी पहुंच गया। जैस्पर, प्रिंस ने कहना चाहा, मैं उस रेशम की डोरी को पहले ही देख चुका हूं। तुम्हारा ख्याल ठीक था, प्रिंस तनिक उत्तेजित स्वर से बोला। एकाएक वह जैस्पर से प्रभावित दिखाई देने लगा था। वे रात को महल में ही थे, लेकिन रात के अंधेरे में इस रस्सी के सहारे नीचे उतरकर वे जंगल में भाग गए हैं। अब तुम जंगल में तलाश का फौरन इंतजाम करवाओ। अब तो महल में उनकी तलाश करवाकर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी जंगल में तलाश शुरू करवाता हूँ। प्रिंस ने समीप खड़े वर्दीधारी नौकर को कुछ आदेश दिया। नौकर आदरपूर्ण ढंग से सिर नवाकर वहां से चला गया। लगभग 15 मिनट में
टेरेस पर 25 सशस्त्र आदमी जमा हो गए। प्रिंस ने अपनी भाषा में उन्हें तलाश के बारे में निर्देश दिए। फिर 24 आदमी जंगल की ओर रवाना हो गए। एक मशीन गन धारी आदमी पीछे रह गया। यहाँ एक सशस्त्र आदमी काफी होगा? जैस्पर ने पूछा। क्यों नहीं, प्रिंस बोला। इस एक आदमी को तो मैंने यूं ही रोक लिया है, वरना यहाँ तो एक आदमी की भी जरूरत नहीं है। यहाँ अब पहरेदारी की जरूरत किस लिए है? अगर वे दोनों वापस आ गए तो क्या मैं, तुम और यह मशीन गन वाला एक निहत्थे आदमी और एक असहाय औरत को अपने अधिकार में नहीं कर सकेंगे? जैस्पर चुप हो गया। और फिर पावर हाउस में भी 2 सशस्त्र आदमी मौजूद हैं। जरूरत पड़ने पर उन्हें भी टेलीफोन करके फौरन यहाँ बुलाया जा सकता है। जैस्पर कुछ नहीं बोला। ना जाने क्यों वह सारे इंतजाम से खुश नहीं था। उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि कहीं जरूर कोई गड़बड़ थी, लेकिन प्रिंस पर अपनी शंका व्यक्त करना बेकार था। उसकी निगाह में सब कुछ बड़े संतोषजनक ढंग से और बड़े सलीके से हो रहा था। जेम्स बॉन्ड की नींद खुली। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर दृष्टिपात किया। 5 बज चुके थे। कमरे में रात जैसा घुप अंधेरा नहीं था। भोर के उजाले से धीरे धीरे कमरा भी प्रकाशित हो रहा था। उसने देखा विशाल पलंग के दूसरे सिरे पर गठरी सी बनी दीन दुनिया से बेखबर सारा सोई पड़ी थी। जेम्स बॉन्ड निशब्द पलंग से नीचे उतर आया। उसने कमरे के द्वार को जरा सा खोलकर बाहर गलियारे में झांका। सीढ़ियों पर पहरेदार मौजूद नहीं था। उसने वापस कमरे में आकर सारा को झंझोड़ा। सारा हड़बड़ाकर उठ बैठी और आंखें मलने लगी। तुम तो कहती थी कि तुम आंख भी बंद करने की हिम्मत नहीं कर सकती। सारा ने आहत भाव से जेम्स बॉन्ड की ओर देखा। चलो, जेम्स बॉन्ड बोला। कहाँ? यहाँ से बाहर, कहीं बाथरूम। वह भी तलाश करते हैं। सारा पलंग से नीचे उतर आई। दोनों कमरे से बाहर निकल आए। जेम्स बॉन्ड ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। कहीं कोई नहीं था। सीढ़ियां उतरकर वे 4थी मंजिल पर पहुंच गए। वहां भी सन्नाटा था। वे सीढ़ियों से काफी दूर के एक बड़े कमरे में प्रविष्ट हो गए। सौभाग्यवश उसमें बाथरूम भी था। सारा सीधी बाथरूम में चली गई। जेम्स बॉन्ड बालकनी में पहुंचा। पर्दे के पीछे छुपकर वह नीचे टेरेस की ओर झांकने लगा। टेरेस पर सशस्त्र आदमी इकट्ठे होने लगे। प्रिंस सचावेता उन्हें निर्देश देने लगा। थोड़ी देर बाद सशस्त्र आदमी जंगल की ओर बढ़ने लगे। केवल एक मशीन गन वाला पीछे रह गया। जेम्स बॉन्ड ने जंगल की ओर बढ़ते आदमियों को गिनना आरंभ कर दिया। कुल 24 आदमी थे। फिर उसने प्रिंस को मशीन गन वाले को निर्देश देते देखा। मशीन गन वाला टेरेस की सीढ़ियां उतर गया और लॉन को पार करके फव्वारे के पास पहुंच गया। मशीन गन गोद में रखकर वह फव्वारे पर बैठ गया। रह रहकर उसकी चौकन्नी निगाहें महल की बालकनियों पर घूम जाती थी। फिर प्रिंस और हिप्पी भी टेरेस छोड़कर महल में प्रविष्ट हो गए। जेम्स बॉन्ड सोचने लगा। उसके पास 8 फायर करने वाली रिवॉल्वर थी और फालतू कारतूस नहीं थे। क्या वह रिवॉल्वर के दम पे एक मशीन गन वाले पर, एक एक्सपर्ट निशानेबाज हिप्पी पर और प्रिंस सचावेता पर काबू पा सकता था? अगला कोई कदम उठाने से पहले उसने कुछ क्षण प्रतीक्षा करने का फैसला कर लिया। जंगल में जेम्स बॉन्ड की तलाश आरंभ हुए 1 घंटा हो चुका था। सूरज पेड़ों से ऊंचा उठ चुका था और उसकी चमकीली धूप सारे महल और आसपास के इलाके पर पड़ रही थी। जैस्पर टहलता हुआ फिर टेरेस पर आ गया। प्रिंस सचावेता उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। फव्वारे पर मशीन गन वाला बैठा था और वह प्रत्यक्षता बड़ा चौकन्ना दिखाई दे रहा था। अपने आप ही जैस्पर की दृष्टि 5वीं मंजिल की ओर उठ गई। वह टेरेस की संगमरमर की सीढ़ियां उतरकर नीचे लॉन में आ गया और लापरवाही से टहलता हुआ उस ओर बढ़ा जिधर रेशम की डोरी थी। समीप पहुंचकर उसने डोरी को अपने हाथ में पकड़ लिया। पहले उसने डोरी को जोर से झटका दिया और फिर डोरी के साथ लटक गया। उसके हाथ डोरी पर से फिसलने लगे। जैस्पर के नेत्र सिकुड़ गए। उसने दोबारा बड़ी मजबूती से डोरी को अपने हाथों में थामा और उसके सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। उसने देखा कि रेशम की उस डोरी से
हाथ फिसलने से रोकने के लिए बड़े अथक परिश्रम की आवश्यकता थी। इंटरेस्टिंग, जैस्पर होठों में बुदबुदाया। वेरी इंटरेस्टिंग। वह वापस लौट पड़ा। महल में वह प्रिंस के कमरे में पहुंचा। अगर मान लो जंगल में से तुम्हें अपने आदमियों को वापस लाने की जरूरत पड़ जाए तो क्या करोगे? जैस्पर ने पूछा। उनके पीछे आदमी भेजना पड़ेगा, प्रिंस उलझनपूर्ण स्वर में बोला। उन लोगों को गए हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया है और वे सारे जंगल में फैले हुए होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर तुम अब एक आदमी उन्हें बुलाने भेजो तो कम से कम 3 घंटे बाद सारे आदमी वापस यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, प्रिंस हिचकिचाता हुआ बोला। लेकिन बात क्या है? जेम्स बॉन्ड और सारा पैट्रिक अभी भी महल में ही हैं। जैस्पर भावहीन स्वर में बोला। क्या कह रहे हो? प्रिंस चौंका। वह सिल्क की डोरी, मैं उसी को देख कर आ रहा हूं। उस डोरी के सहारे नीचे उतरना भारी श्रम का काम है। कोई बहुत असाधारण सहन शक्ति और हिम्मत वाला आदमी ही उस डोरी के सहारे नीचे उतर सकता है। संभव है जेम्स बॉन्ड यह कठिन काम कर ले, लेकिन सारा उस रस्सी के सहारे हरगिज भी नीचे नहीं उतर सकती। संभव है जेम्स बॉन्ड भाग गया हो और लड़की महल में हो। तुम्हें जेम्स बॉन्ड ऐसा आदमी लगता है जो अपनी जान बचाने के लिए किसी लड़की को मुसीबत में छोड़कर भाग जाए? प्रिंस चुप रहा। एकाएक वह बेहद चिंतित दिखाई देने लगा था। वह सिल्क की रस्सी जेम्स बॉन्ड ने हमें केवल धोखा देने के लिए लटकाई है और तुम उसके धोखे में आ गए हो। तुमने अपने सारे आदमी जंगल में भेज दिए हैं और तुमने खुद कहा है कि वे 3 घंटे से पहले वापस नहीं लौटाए जा सकते। 3 घंटे में वह बहुत कुछ कर सकता है। एक निहत्था आदमी क्या कर सकता है? प्रिंस बोला। दुश्मन को कमजोर मत समझो मिस्टर। मैं जंगल में गए आदमियों को बुलवाता हूँ। कैसे बुलवाओगे? बाहर बैठे मशीन गन वाले को उनके पीछे भेजोगे? हाँ। यहाँ तुम किसी सशस्त्र आदमी की मौजूदगी जरूरी नहीं समझते? तो फिर क्या किया जाए? तुमने कहा था कि पावर हाउस में 2 सशस्त्र आदमी मौजूद हैं। हाँ, प्रिंस के चेहरे पर रौनक आ गई। यह ठीक है, मैं उन्हें टेलीफोन करके बुलाता हूँ। पावर हाउस कहाँ है? यहाँ से लगभग 3 मील दूर, 4 दीवारी के पास। और अगर तुमने यह सवाल इसलिए पूछा है कि वे यहाँ तक आएंगे कैसे, तो उनके पास मोटरसाइकिल है। गुड, टेलीफोन करो। प्रिंस टेलीफोन की ओर बढ़ा। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। उसने बुरा सा मुंह बनाया और फिर जोर जोर से प्लंजर खटखटाने लगा। अंत में उसने रिसीवर को क्रैडल पर पटक दिया। क्या हुआ? जैस्पर ने पूछा। टेलीफोन खराब हो गया है, डायल टोन नहीं है। वाह, क्या एफिशिएंसी है। अगर टेलीफोन खराब हो गया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? प्रिंस झल्लाकर बोला। अब क्या करोगे? प्रिंस कुछ क्षण चुप रहा और फिर मरे स्वर में बोला, मैं खुद गाड़ी लेकर पावर हाउस जाता हूँ। उस मशीन गन वाले को क्यों नहीं भेजते? उसे गाड़ी चलाना नहीं आती। ओके, राइट देन। कितनी देर में लौटोगे? आना जाना ही करना है, 15 मिनट में लौट आऊंगा। ओके। दोनों महल से निकलकर टेरेस पर आ गए। प्रिंस साइड से सीढ़ियां उतरकर गैरेज की ओर बढ़ गया। जैस्पर फव्वारे की ओर बढ़ा। जैस्पर को आता देखकर मशीन गन वाला फौरन उठकर खड़ा हो गया। सावधान हो जाओ, जैस्पर उससे बोला। हर बालकनी पर निगाह रखो। कहीं कोई साया भी दिखाई दे तो फौरन गोली चला दो। जिनकी हमें तलाश है वे महल में ही हैं। मशीन गन वाले ने सहमति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। जैस्पर ने एक सरसरी निगाह महल के विस्तार पर दौड़ाई और फिर लौट पड़ा। सारा, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। सारा के कुछ कहे पाने से पहले ही जेम्स बॉन्ड कमरे से निकल आया। वह गलियारे में आगे बढ़ा। एक स्थान पर पहुंचकर वह ठिठक गया। दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी जिसका फ्रेम एक ओर से चटक गया था। जेम्स बॉन्ड ने दीवार से तस्वीर उतारी और फ्रेम की चटकी हुई फट्टी फ्रेम से उखाड़ ली। फट्टी के चटके हुए भाग को उसने खींचकर चौड़ा किया और फिर अपनी जेब से निकालकर अपने मरकरी पॉलिश वाला चश्मा उसमें फंसा दिया। वह आगे बढ़ा। सीढ़ियों के समीप आकर
वह गलियारे के फर्श पर लेट गया। उसने धीरे धीरे पट्टी में लगे चश्मे को 45 अंश के कोण पर सीढ़ियों की ओर सरकाना आरंभ कर दिया। कुछ ही क्षण बाद उसे चश्मे की मरकरी पॉलिश वाली सतह से प्रतिबिंबित होती हुई सीढ़ियां दिखाई देने लगी। सीढ़ियां खाली थी। जेम्स बॉन्ड उठा और बिल्ली की तरह निशब्द सीढ़ियां उतरने लगा। अगले मोड़ पर उसने फिर वही क्रिया दोहराई। आगे की सीढ़ियां भी खाली थी। वह सुरक्षित तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। इसी प्रकार सावधानी बरतता हुआ वह पहली मंजिल पर पहुंच गया। अब आखिरी मंजिल रह गई थी। उसके बाद उसने पहले से भी अधिक सावधानी बरती। ग्राउंड फ्लोर पर सीढ़ियों के सामने कुर्सी पर बैठा हिप्पी उसे दिखाई दे गया। जेम्स बॉन्ड चुपचाप चौथी मंजिल पर वापस लौट आया। उसने फट्टी में से चश्मा निकालकर जेब में रख लिया और फट्टी फेंक दी। चौथी मंजिल से सारा को साथ लेकर वह वापस पहली मंजिल पर आ गया। वह उसके साथ पहली मंजिल की सीढ़ियों के समीप आकर एक कमरे में प्रविष्ट हो गया। अब तुम्हें मेरी थोड़ी सी मदद करनी है, जेम्स बॉन्ड बोला। क्या? सारा ने डरते हुए कहा। डरो नहीं, डरोगी तो तुम मेरे किसी काम नहीं आओगी। मुझे क्या करना है? अभी बताता हूँ, जेम्स बोला। वह कमरे की बालकनी में खुलने वाले दरवाजे के पास पहुंचा। सौभाग्यवश दरवाजा पहले ही खुला हुआ था। उसने पर्दे के पीछे से बाहर झांका। दूर के फव्वारे के पास उसे मशीन गन वाला फौजी दिखाई दिया। जेम्स बॉन्ड ने सारा को समीप आने का संकेत किया। सारा दबे पांव उसके पास आ खड़ी हुई। नीचे सीढ़ियों के एकदम सामने रिवॉल्वर लिए वह हिप्पी बैठा है। जेम्स बॉन्ड फुसफुसाता हुआ बोला, मैं उसको अपने स्थान से हटाना चाहता हूँ। तुम यह टॉर्च ले लो और बालकनी के दरवाजे के पास फर्श पर लेट जाओ। इस टॉर्च की सहायता से तुमने बालकनी के जंगले के निचले भाग को खटखटाना है। यह आवाज दूर फव्वारे के पास खड़े मशीन गन वाले के कानों में नहीं पड़ेगी, लेकिन अंदर हॉल में बैठे हिप्पी के कानों में जरूर पड़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हिप्पी यह देखने के लिए कि आवाज कहां से आ रही है, टेरेस पर जरूर आएगा। जो ही हिप्पी तुम्हें महल से बाहर कदम रखता दिखाई दे, तुम 2 बार जल्दी से जंगला खटखटाना और फिर उठकर मेरे पीछे भाग आना। समझ गई? सारा ने सहमति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। शुरू हो जाओ। सारा फौरन पेट के बल फर्श पर लेट गई। जेम्स बॉन्ड कमरे से बाहर निकल आया। वह सीढ़ियों के मोड़ पर दीवार के साथ चिपक कर खड़ा हो गया। अपनी रिवॉल्वर निकालकर उसने हाथ में ले ली और प्रतीक्षा करने लगा। कुछ क्षण बाद उसे जंगले के साथ टॉर्च के टकराने की पहली टन की आवाज सुनाई दी। कुछ क्षण बाद फिर टन टन। नीचे हॉल में बैठे जैस्पर के कान खड़े हो गए। टन टन टन। जैस्पर के 2 कानों ने फौरन अनुभव किया कि आवाज कहीं बाहर से आ रही थी। वह उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। रिवॉल्वर पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। कुछ क्षण शांति रही। केवल हॉल में टंगी घड़ी की टिक टिक निस्तब्धता को तोड़ती रही। उसके बाद फिर टन। आवाज निश्चय ही बाहर से आ रही थी। जैस्पर दबे पांव बाहर की ओर बढ़ा। ऊपर जेम्स बॉन्ड सांस रोके दीवार के साथ चिपका खड़ा था। उसको जैस्पर के अपने स्थान से हटने की आहट सुनाई नहीं दी थी। टन टन टन। जैस्पर ने महल से बाहर धूप में नहाई टेरेस पर कदम रखा। सारा ने उसे बाहर निकलते देखा। उसने 2 बार जल्दी से टॉर्च को रेलिंग के साथ मारा और फिर अपना सिर भीतर खींच लिया। वह अपने स्थान से उठी और दबे पांव बाहर की ओर भागी। जेम्स बॉन्ड ने 2 बार एक साथ टन की आवाज सुनी और वह समझ गया कि हिप्पी सीढ़ियों के सामने से हटकर टेरेस पर पहुंच गया। वह दबे पांव 2 सीढ़ियां फांदता हुआ नीचे आया। सीढ़ियों के मोड़ पर आते ही उसे द्वार के बाहर खड़ा हिप्पी दिखाई दिया। उसी क्षण ना जाने कैसे हिप्पी वापस घूम पड़ा और उसकी निगाह सीधे सीढ़ियां उतरते जेम्स बॉन्ड से जा टकराई। आश्चर्य से उसके नेत्र फैल गए। उसने फायर किया। जेम्स बॉन्ड तब तक सीढ़ियों से नीचे छलांग लगा चुका था। गोली उसके सिर से गुजरती हुई पिछली दीवार से जा टकराई। वह स्वयं सीढ़ियों के सामने पड़ी कुर्सी के साथ उलझता हुआ फर्श पर लौट गया। जैस्पर फौरन हॉल में घुस आया। वह तो समझता था कि जेम्स बॉन्ड निहत्था है, इसलिए उसने
किसी प्रकार की ओट भी लेने की कोशिश नहीं की। उसके लिए निहत्थे जेम्स बॉन्ड को शूट करना और खरगोश को मारना एक जैसा काम था, और यहीं वह धोखा खा गया। जेम्स बॉन्ड ने सावधानी से फायर किया। गोली जैस्पर के चेहरे से कहीं टकराई। उसके मुंह से एक हृदय विदारक चीख निकली और वह फर्श पर ढेर हो गया। रिवॉल्वर उसके हाथ से दूर जा गिरी। जेम्स बॉन्ड उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसी क्षण सारा भी उसकी बगल में आ खड़ी हुई। रिवॉल्वर उठाओ, जेम्स बॉन्ड बोला और द्वार की ओर लपका। सारा जैस्पर के रिवॉल्वर की ओर झपटी। जेम्स बॉन्ड द्वार की ओट में खड़ा होकर टेरेस पर झांकने लगा। वह जानता था कि गोली चलने की आवाज बाहर लॉन में फव्वारे के पास खड़े मशीन गन वाले के कानों में जरूर पड़ेगी और वह महल की ओर जरूर भागेगा। जेम्स बॉन्ड सांस रोके प्रतीक्षा करने लगा। पहले उसके कानों में टेरेस की संगमरमर की सीढ़ियों पर किसी के भारी कदम पड़ने की आवाज सुनाई दी। फिर मशीन गन वाले का सिर दिखाई दिया। मशीन गन वाला दो दो सीढ़ियां फांदता हुआ महल की ओर भागा आ रहा था। जेम्स बॉन्ड एकाएक दरवाजे के पीछे से कूदकर टेरेस पर आ गया। मशीन गन वाला उसे देखते ही अपने स्थान पर ठिठक गया, लेकिन अभी वह अपनी मशीन गन सीधी भी नहीं कर पाया था कि जेम्स बॉन्ड के रिवॉल्वर ने 2 बार आग उगली। मशीन गन वाला कटे वृक्ष की तरह पीछे की ओर गिरा और सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ वापस नीचे लॉन में जा गिरा। जेम्स बॉन्ड ने सारा को अपने पीछे आने का संकेत किया और भागता हुआ टेरेस के सिरे पर पहुंचा। उसने अपनी रिवॉल्वर अपने कोट की जेब में डाल ली और मशीन गन वाले के हाथ से निकली मशीन गन उठा ली। दोनों भागते हुए सीढ़ियां उतरे और लॉन पर भागने लगे। वे भागते हुए ड्राइव वे से आगे जंगल के समीप पहुंच गए। उसी क्षण जेम्स बॉन्ड के कानों में दूर से आती हुई जीप की आवाज पड़ी। वे दोनों सड़क के किनारे उगे एक पेड़ के पीछे छुप गए। तुम यहीं रहना, जेम्स बॉन्ड सारा से बोला। जो ही सड़क पर जीप दिखाई दी, जेम्स बॉन्ड पेड़ के पीछे से कूदकर सड़क के बीच में आ गया। उसने चेतावनी के तौर पर जीप से थोड़ा बचाकर 5-6 फायर कर दिए और साथ ही गरज कर बोला, जीप रोको। जीप तत्काल रुक गई। जेम्स बॉन्ड ने देखा, जीप की ड्राइविंग सीट पर प्रिंस सचावेता बैठा था। वह मुंह बाए सामने सड़क पर खड़े जेम्स बॉन्ड को देख रहा था। उसकी बगल में 2 आदमी और बैठे थे, जिनके कंधों पर राइफलें लटक रही थी। राइफलें सड़क पर फेंक दो, जेम्स बॉन्ड ने आदेश दिया। राइफल वालों ने तत्काल आज्ञा का पालन किया। जेम्स बॉन्ड ने सारा को आवाज दी। सारा फौरन पेड़ों की ओट से निकल आई। जेम्स बॉन्ड और सारा जीप के पीछे सवार हो गए। जेम्स बॉन्ड ने मशीन गन प्रिंस की पीठ के साथ सटा दी। जीप घुमाओ और स्टेट से बाहर की ओर चलो, जेम्स बॉन्ड बोला, और अपने दोनों साथियों से कह दो कि कोई शरारत करने की कोशिश मत करे, वरना तुम्हारे शरीर में झरोके ही झरोके दिखाई देने लगेंगे। तीनों ने सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाया। जेम्स बॉन्ड ने मशीन गन की नाल से प्रिंस की पीठ को ठोका। प्रिंस ने फौरन जीप को बैक किया और उसे घुमाकर आगे बढ़ा दिया। जैस्पर का क्या हुआ? रास्ते में उसने झिझकते हुए पूछा। जैस्पर कौन? जेम्स बॉन्ड बोला। वह गंदा सा हिप्पी? हाँ, हॉल में पड़ा है। वापस आकर देख लेना कि जिंदा है या मर गया। और जिसकी मशीन गन इस वक्त तुम्हारी पीठ से सटी हुई है, वह शायद मर गया है। लेकिन तुमने यह सब किया कैसे? अगर हिप्पी जिंदा हो तो वापस जाकर उससे पूछना। प्रिंस फिर नहीं बोला। जीप 3 मील लंबे जंगल में से गुजरती हुई लोहे के फाटक के सामने पहुंच गई। प्रिंस ने कार रोक दी। आगे बढ़ो, जेम्स बॉन्ड बोला। आगे जाकर फाटक तो खोलो, प्रिंस बोला। जेम्स बॉन्ड ने आगे दाईं ओर बैठे आदमी से कहा, तुम जाकर फाटक खोलो। उस आदमी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। फाटक में करंट है, वह हकलाता हुआ बोला। जेम्स बॉन्ड ने मशीन गन की नाल का एक भरपूर प्रहार प्रिंस की कनपट्टी पर किया। प्रिंस पीड़ा से तिलमिला उठा। यह आखिरी चेतावनी है, जेम्स बॉन्ड बोला। दोबारा कोई ऐसी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो कुत्ते की मौत मरोगे। प्रिंस ने जीप को गियर में डाला और उसे दाईं ओर दीवार के साथ साथ बनी एक सड़क पर घुमा दिया। इधर कहाँ जा रहे हो? जेम्स बॉन्ड ने पूछा।
पावर हाउस, प्रिंस कठिन स्वर से बोला। जेम्स बॉन्ड चुप हो गया। पावर हाउस के सामने ले जाकर प्रिंस ने जीप रोक दी। जेम्स बॉन्ड के संकेत पर सारा ने जैस्पर वाली रिवॉल्वर प्रिंस की गर्दन से सटा दी। जेम्स बॉन्ड जीप से नीचे उतर आया। उसके संकेत पर दोनों आदमी भी जीप से नीचे उतर आए। जेम्स बॉन्ड उनको मशीन गन से कवर करके पावर हाउस के भीतर ले आया। उनके आदेश पर दोनों आदमियों ने पावर के सारे फ्यूज निकालकर खिड़की से बाहर फेंक दिए। फिर जेम्स बॉन्ड ने उन्हें एक अलग कमरे में बंद किया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। उसने पावर हाउस का भी बाहरी दरवाजा बंद किया और वापस जीप में आ बैठा। चलो, वह प्रिंस से बोला। प्रिंस ने जीप स्टार्ट कर दी। वे फिर फाटक के सामने पहुंच गए। उतर कर फाटक खोलो, जेम्स बॉन्ड ने आदेश दिया। प्रिंस जीप से उतरा और भारी कदमों से फाटक की ओर बढ़ा। बड़े त्रस्त भाव से उसने फाटक को हाथ लगाया। फाटक में करंट नहीं था। उसने फाटक खोल दिया। वह वापस जीप की ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। जीप सचावेता स्टेट से बाहर निकल गई। लंदन से आने वाला BOAC का विशाल प्लेन बैंकॉक के हवाई अड्डे पर उतर चुका था। जेम्स बॉन्ड, सारा पैट्रिक और प्रिंस सचावेता कस्टम के बैरियर के बाहर खड़े थे। प्रिंस जेम्स बॉन्ड और सारा के बीच में था। जेम्स बॉन्ड के दाएं हाथ में थमी रिवॉल्वर प्रिंस की पसलियों से सटी हुई थी। अभी विशियन नाम का तुम्हारा आदमी बैरियर से बाहर निकलेगा, जिसे तुमने लंदन बाकी 3 फिल्में लेने भेजा था। तुमने अभी यहीं उससे वे फिल्में लेकर हमें सौंप देनी है, समझे? प्रिंस ने सहमति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। और कोई शरारत करने की कोशिश मत करना। अच्छा, प्रिंस गहरी सांस लेकर बोला। वह जेम्स बॉन्ड के संसर्ग में गुजरे समय में बहुत कमजोर और पूर्णतः पराजित आदमी लगने लगा था। लगभग 15 मिनट बाद विशियन ने बैरियर से बाहर कदम रखा। प्रिंस ने उसे आवाज दी। विशियन प्रिंस के समीप आ खड़ा हुआ था। उसने आदरपूर्ण ढंग से प्रिंस का अभिवादन किया। जेम्स बॉन्ड और सारा को प्रिंस के साथ देखकर उसे सख्त हैरानी हो रही थी। काम हो गया? प्रिंस ने पूछा। यस सर, विशियन उलझनपूर्ण स्वर से बोला। लाओ, प्रिंस उसकी ओर हाथ बढ़ाता हुआ बोला। विशियन ने अपने एयर बैग में से एक पार्सल निकालकर प्रिंस के हाथ में रख दिया। तुम स्टेट वापस लौट जाओ, प्रिंस बोला। मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगा। चेहरे पर संदेह और उलझन के गहरे भाव लिए विशियन आगे बढ़ गया। जेम्स बॉन्ड प्रिंस और सारा के साथ दाईं ओर घूमा और एक क्लॉक रूम में प्रविष्ट हो गया। क्लॉक रूम खाली था। जेम्स बॉन्ड ने भीतर से चटकनी चढ़ा दी। उसने विशियन का दिया पैकेट प्रिंस से लिया और उसे खोल डाला। भीतर 8 मिलीमीटर की फिल्म के 3 स्पूल मौजूद थे। जेम्स बॉन्ड ने एक स्पूल से थोड़ी सी फिल्म खोली और उसे बिजली के बल्ब की ओर ऊंचा उठाकर देखा। सारा का चेहरा शर्म से कानों तक लाल हो गया। जेम्स बॉन्ड ने संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर हिलाया और फिर बाकी 2 फिल्मों का भी निरीक्षण किया। तीनों ब्लू फिल्में थी। जेम्स बॉन्ड ने स्पूल पर से तीनों फिल्में उतारकर फर्श पर डाल दी और फिर जेब से लाइटर निकालकर उनमें आग लगा दी। फिल्में भग से जल उठी। सारा ने छुटकारे की गहरी सांस ली। जब फिल्में पूरी तरह से जल चुकी तो जेम्स बॉन्ड ने क्लॉक रूम का दरवाजा खोल दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेशन योर एक्सीलेंसी। जेम्स बॉन्ड बड़े अदब के साथ कमर से नीचे झुकता हुआ बोला। अब हम आपसे इस आशा के साथ विदा लेते हैं कि आप हमसे अलग होते ही हमारे रास्ते में कोई रोड़ा अटकाने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आपका ऐसा इरादा हो तो अभी बता दीजिए, ताकि मैं आपका गला काट कर ही बैंकॉक से रवाना हूं। प्रिंस चुप रहा। वह पराजित सा उसके सामने खड़ा रहा। थैंक्स अगेन योर एक्सीलेंसी, जेम्स बॉन्ड फिर बोला और प्रिंस को वहीं खड़ा छोड़कर सारा का हाथ थामे क्लॉक रूम से बाहर निकल आया। लंदन वापस पहुंच जेम्स बॉन्ड एम के पास पहुंचा। उसने एम को ऑपरेशन की सफलता की सूचना दी और सारा को उसके हवाले कर दिया। एम ने उसे बताया कि जॉन पैट्रिक ने बड़े रहस्यपूर्ण ढंग से पहले ही इलेक्शन से अपना नाम वापस ले लिया है। न जाने क्यों जेम्स बॉन्ड को वह समाचार सुनकर एक विचित्र सी शांति का अनुभव हुआ। पीटर कुशिंग की बातें उसके दिमाग में गूंजने लगी। शायद जॉन पैट्रिक
वाकई अमेरिका जैसे महान राष्ट्र का राष्ट्रपति बनने योग्य नहीं था। शायद जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, जेफरसन और केनेडी जैसे कर्तव्यपरायण और देशभक्त राष्ट्रपतियों की परंपरा को आगे बढ़ा पाने की काबिलियत जॉन पैट्रिक में नहीं थी, और इस बात को अंत में जॉन पैट्रिक ने खुद ही अनुभव किया था। सारा पैट्रिक ब्रिटिश इंटेलिजेंस की सुरक्षा में अमेरिका में पैट्रिक के पास पहुंचा दी गई। ऑपरेशन ब्लू फिल्म सफल रहा। तो यह था सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक मजेदार उपन्यास। ऐसे ही मजेदार उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।